हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस शेयर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इन्फी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये पूरा न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और साथ में ही मॉर्गन स्टैनली ने इनको जो टारगेट्स दिए हुए हैं वो टारगेट्स भी एक बार हम रिव्यू कर लेंगे। और उसके बाद यह स्टॉक में आपको क्या करना है, आगे आने वाले दिनों में स्टॉक किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्या है जो गिरावट आई है लास्ट मंथ में ये गिरावट और आगे कंटिन्यू रह सकती है, यहाँ पे स्टॉक आपका यहीं से अपसाइड भागने वाला है। तो पूरा यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे और साथ में ही वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताने वाला हूँ जो आपका स्प्लिट होने वाला है 1:10 की रेशियो से, मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको मिलने वाले हैं 10 शेयर। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि आपको समझने में आसानी हो इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे स्टॉक ने ये लेवल का ब्रेकआउट किया, लगभग 810 820 का जो लेवल था उसका जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया, स्टॉक ने अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिया हुआ था और लगभग स्टॉक आपका 1800-1900 लेवल तक यहाँ पे पहुंच गया था। उसके बाद में आप देख सकते हो कि स्टॉक में लगातार 2 साल यहाँ पे हमें गिरावट ही देखने को मिली हुई है। और उसके बाद अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो नवंबर दिसंबर से स्टॉक में हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली हुई है और लगभग यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है आपका स्टॉक। ये आपका हो गया पोल और ये हो गया फ्लैग। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है आपका बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा था, जिसका हमें लगभग दिसंबर महीने में मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है और फॉलो बाइंग भी यहाँ पे आई हुई थी जनवरी मंथ में। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च मंथ में यहाँ पे तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली पिछले मंथ में। तो अभी देखना ये है कि क्या ये किसी तरीके का रिटेस्ट हो सकता है या फिर स्टॉक अगेन डाउन साइड आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अगर पैटर्न आप कंसिडर करोगे तो ये पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अगेन रिटेस्ट के लिए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट नहीं है जो आपको दिख रही है, गिरावट हो रही है तो ये भैया ये गिरावट नहीं है, आप यहाँ पे गंदी तरीके से ट्रैप हो सकते हो। ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक रिटेस्ट लेवल है और यहाँ पे अगर स्टॉक आपका 1500 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक आने वाले दिनों में अगेन बड़ी रैली दिखा सकता है, क्योंकि लगभग कहीं ना कहीं ये 1500 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है। थोड़ा सा 20 पॉइंट आप नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड भी हो सकता है, 1480 तक यहाँ पे जा भी सकता है, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 1500 के पास वाली जो रेंज है इस स्टॉक के लिए काफ़ी तगड़ा सपोर्ट निकल के आता है, क्योंकि यही पहले इसका रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अब ये बन चुका है सपोर्ट। तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो मस्ट प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक आने वाली दिनों में हमें एक लंबी तेजी दिखा सकता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टॉक के लिए किस तरीके के न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हैं। तो चलिए सबसे पहले काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है कि इन्फोसिस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 6,329 करोड़ का यहाँ पे रिफंड मिलने वाला है। और कंपनी का ये कहना है, कंपनी ने खुद ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि ये जो रिफंड है ये रिफंड उनके Q4 के रिजल्ट्स में इंक्लूड होकर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए और आगे आने वाले दिनों में आपको ये जो अमाउंट है उनके Q4 के रिजल्ट्स में इंक्लूड होके आएगी। देखिए ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट किसी भी लिहाज से कम नहीं है। 6,329 करोड़ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनका एक क्वार्टर का है नेट प्रॉफिट है। तो एक क्वार्टर का अगर नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो लगभग इतना ही आपका 6,000 के आसपास में कुछ उनका आता है। तो उतना ही उनको रिफंड मिलने वाला है। मतलब इस साल इसके जो रिजल्ट आने वाले काफ़ी तगड़े रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इसी बात की ज़्यादा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छी रैली दिखा सकता है। देखिए यहाँ पे एक और बड़ी बात है, जो मॉर्गन स्टैनली ने इनका जो ओवरवेट का रेटिंग था वो यहाँ पे बरकरार रखा हुआ है और यहाँ पे जो टारगेट्स दिए हुए हैं वो टारगेट्स लगभग 1750 के आसपास के स्टॉक के टारगेट्स है। तो कहीं ना कहीं 1750 के टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने दी हुई है 2024-25 के लिए। और यहाँ पे एक और बात, बड़ी बात यहाँ पे कंपनी की तरफ से निकल के आ रही है कि कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट है लगभग 18 तारीख को ये पोस्ट करने वाले हैं आफ्टर मार्केट हावर्स। और जो डिविडेंड है, डिविडेंड के लिए भी अनाउंसमेंट वो वहीं से कर लेंगे। जो 2024-25 का जो फर्स्ट डिविडेंड होगा वो डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी लगभग उसी तारीख को हो सकती है। तो बने रहिएगा इस स्टॉक में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो, क्योंकि जो टारगेट दिया हुआ है 1750 का टारगेट यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने दिया हुआ है और कंपनी के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ज़्यादा यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो देखना यह है कि कंपनी किस तरीके से मोमेंटम करता है। तो चलिए अभी इसका थोड़ा सा हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की जो मार्केट कैप है लगभग 6,22,755 करोड़ की एक कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी तगड़ी इसकी मार्केट कैप है। और स्टॉक का पी अगर आप देखोगे तो 25 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से कुछ ओवरबॉट जोन वगैरह ऐसा नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पे पी है। और आप एक बार देखोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, भाई साहब क्या तगड़ी यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 40.50 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 31.8 है। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। और बुक वैल्यू आप देखेंगे 193 है, तो अच्छी है। और उसके बाद में आप देख सकते हो डिविडेंड यील्ड भी लगभग 2.5% के आसपास का डिविडेंड भी दे देता है। फेस वैल्यू 5 की है, इसका मतलब है स्टॉक 1:5 आने वाले दिनों में स्प्लिट भी हो सकता है। तो स्टॉक यहाँ पे फंडामेंटली मुझे कुछ दिक्कत नहीं नज़र आ रही। अभी हम इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं।
तो देखिए इनका जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू इनका लगभग एवरी ईयर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो कोरोना के टाइम पे भी इंक्रीज हुआ था, वो लगभग 21, 22, 23 यहाँ पे अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिली रिवेन्यू में। उसके बाद में आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अर्निंग पर शेयर भी इनका यहाँ पे ट्रेंड शो कर रहा है कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है और काफी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त हुई है। ऐसा नहीं कि बढ़त नहीं हुई, अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त हुई है। उसके बाद में बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप देखोगे तो ये भी आपका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही होता हुआ दिख रहा है और लगभग अभी 183.70 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी आप देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ट्रेंड है ये भी आपको लगभग पॉजिटिव ही दिखाई रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी दिक्कत नहीं दिख रही है फाइनेंशियल में। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, वो लगभग आपका जीरो है, मतलब जीरो डेप्ट कंपनी आप इसको बोल सकते हो। छोटा मोटा यहाँ पे डेप्ट हो सकता है, लेकिन लगभग अगर आप मार्केट कैप से या फिर उसके जो नेट प्रॉफिट है उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे लगभग जीरो डेप्ट कंपनी है। तो फंडामेंटली भाई साहब कंपनी में कोई भी दिक्कत मुझे अभी तक यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। बस इनका इशू ये था कि एआई की वजह से यहाँ पे हो सकता है कि इनके बिजनेस जो है, जो ग्रोथ यहाँ पे हमें दिख रही थी तो वैसी ग्रोथ ना आए, ऐसा एनालिस्ट का यहाँ पे कहना था। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रिवेन्यू में कोई यहाँ पे ड्रॉप नजर नहीं आ रहा है, ना ही नेट प्रॉफिट में हमें कोई ड्रॉप नजर आ रहा है। तो यहाँ पे उल्टा हमें इंक्रीमेंट ही नजर आ रही है। तो किस लिहाज से आप बोल सकते हो कि कंपनी यहाँ पे डाउन साइड, मतलब आगे आने वाले दिनों में कंपनी को बिजनेस नहीं है। कंपनी जो है सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी यहाँ पे एंटर कर चुका है, तो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स कंपनी के अंदर हो रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में ध्यान रखना है कंपनी, अगर आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी जाओगे तो ये जो पैटर्न है मंथली टाइम फ्रेम पे बन रहा हुआ पैटर्न है, और कोरोना के टाइम से जो तेजी चली हुई थी वो तेजी लगभग अभी यहाँ पे स्टॉप होती हुई दिखी थी हमें 1900 पे, और उसके बाद में एक पैटर्न बना, पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और अभी ये रिटेस्ट हो रहा है। तो हो सकता है लगभग इसका शॉर्ट टर्म बॉटम है, ये जो रेंज है यहाँ पे 1450, 1460 और यहाँ से जो 1500 की जो रेंज है, ये रेंज में यहाँ पे स्टॉक अगर अच्छा सपोर्ट ले लेता है तो ये वापस अपसाइड भाग जाएगा, और अपसाइड अगर ये भागेगा तो वापस ये रेंज में कभी वापस आएगा बोल ही नहीं सकते। एक बार स्टॉक यहाँ से निकल जाए तो ये कभी वापस ये रेंज में नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे फंडामेंटली कोई कंपनी में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अभी हम इसके बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के। तो देखिए प्रमोटर के यहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर ने यहाँ पे अगर आप 2021 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई हुई है, और 2022 से अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने होल्डिंग अपनी घटाई हुई है। तो ज़्यादा नहीं घटाई है, थोड़ी सी घटाई हुई है, उतना कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और प्रमोटर की होल्डिंग अभी लगभग 14.78 है, लगभग कम है। आप बोल सकते हो कि 75% प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, तो 50% से ज़्यादा अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो अच्छा रहता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अच्छा किस हिसाब से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की जो मार्केट कैप है, ऐसा नहीं कि कंपनी कुछ पेनी स्टॉक वगैरह है, तो कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप है, अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से ऐसा मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे कि प्रमोटर के पास इतनी होल्डिंग होनी ही चाहिए। अगर ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी को जिसको प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़रूरी है। बाद में बात करते हैं यहाँ पे एफआईएस की। तो एफआईएस का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो एफआईएस ने भी यहाँ पे खरीदा हुआ है मार्च 2021 से कंपेयर करोगे तो, और दिसंबर 2022 से अगर कंपेयर करोगे तो एफआईएस ने बेचा हुआ है, लगभग अच्छा खासा क्वांटिटी भी इन्होंने बेचा हुआ था जून 2023 तक। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हो इनका ट्रेंड जून 2023 से इन्होंने यहाँ पे बाइंग शुरू करी है, और लगभग एवरी क्वार्टर में इनकी जो होल्डिंग है इंक्रीज होती हमें दिख रही है। बाद में देखते हैं यहाँ पे डीआईएस का क्या है। डीआईएस की लगभग 35% की अभी फिलहाल होल्डिंग है, और इनका जो पीक था लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। मार्च से भी अगर आप कंपेयर करोगे, 2021 से भी कंपेयर करोगे या 2022 से कंपेयर करोगे, तो ईयर ऑन ईयर इनकी जो होल्डिंग है यहाँ पे स्टॉक में बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं डीआईएस इस स्टॉक को खरीद रही है, और अभी लगभग 35.51, मतलब इसका ये अभी पीक है। तो अपनी पीक होल्डिंग पे अभी डीआईएस बैठा हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हो गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.20 है, पब्लिक की होल्डिंग 15.52 है। तो पब्लिक ने यहाँ पे बेचा हुआ है जून 2023 से, मतलब पब्लिक ने बेचा, एफआईएस ने खरीदा। तो पब्लिक ने अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पब्लिक ने कहाँ पे बेचा है, आप देखिए जून 2023 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जून 2023 मतलब जब इस स्टॉक ने अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे शुरू किया अपसाइड का, तब ये ट्रेंड में पब्लिक ने बेचा है और एफआईएस ने खरीदा है। आप समझ सकते हो, जब एफआईएस ने खरीदा इसलिए अपसाइड में आया था और पब्लिक ने बेचा हुआ था। तो एफआईएस ने यहाँ से खरीदना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक का ये आप बॉटम बोल सकते हो, और अभी ये अप ट्रेंड में है। ऐसा नहीं कि ये एक रेड कैंडल लग गई मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बड़ा चैनल था, इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और डीआईएस आपका ऑलरेडी जो होल्डिंग है ईयर ऑन ईयर इनकी होल्डिंग बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो एफआईएस डीआईएस खरीद रहे हैं, प्रमोटर थोड़ा सा बेच रहे थे, और पब्लिक जो है पब्लिक थोड़ी बेच रही थी। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक
आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इनका जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड बाय साइड में ज़्यादा है। डीआईएस ने भी बेचना शुरू नहीं किया, डीआईएस अभी भी खरीद रही है। और एफआईएस का देखोगे ट्रेंड तो जून 2023 से एफआईएस भी खरीद रही है, तो अभी इन्होंने बेचना शुरू नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इनके थोड़े लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो दोनों भी इनका 1.90 के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास जो एसेट्स है, एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है। तो ये कंपनी के लिए अच्छा रहता है। एक से ऊपर करंट रेशियो, क्विक रेशियो रहना कंपनी के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत वैसे नज़र नहीं आ रही। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल एनालिसिस से अगर आप बात करोगे तो फंडामेंटली कंपनी में मुझे कोई दिक्कत वैसे नज़र नहीं आ रही कि जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है। तो पोटेंशियल यहाँ पे कंपनी में है। कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे खुद को डेवलप कर रही है, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी इन्होंने यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है स्टॉक में। और जैसे कि 1750 का यहाँ पे ऑलरेडी मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट दिया हुआ है, तो ऑलरेडी मॉर्गन स्टैनली भी यहाँ पे बुलिश है स्टॉक के ऊपर। तो देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक किस तरीके से मोमेंटम करता है। बाकी अभी बात कर लेते हैं जो स्टॉक आपका 1:10 की रेशियो से यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है, वो है आपका BTML। तो BTML जो है आपका 1:10 की रेशियो से यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है लगभग 5 अप्रैल इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो 5 अप्रैल को ये स्टॉक आपका स्प्लिट होने वाला है, तो ध्यान रखना स्टॉक के ऊपर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।